नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कोलावत पिछले कुछ दिनों से राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास समग्र इतिहास के साथ में अपन करते जा रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो चौहान राजवंश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो लास्ट क्लास किया था वहाँ पर चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों पर प्रकाश डाला था। आज हम चौहान राजवंश को आगे वंशावली को कवर करते हुए जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक पहुँचेंगे। कल मैंने इसका उत्पत्ति, इसके अलावा मूल स्थान के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। दोस्तों, आज हम आगे चलने वाले हैं। आगे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ेंगे अब चौहानों चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान चौहानों का मूल स्थान। तो देखिए इधर चौहानों का मूल स्थान कौन सा हुआ करता था। वैसे तो मैंने कल आपको इसमें थोड़ा बहुत बताया भी है, लेकिन देखो इधर सबसे पहले हमको जो यहाँ पर स्थान देखने को मिलता है वो कौन सा, तो जांगल प्रदेश, जिसका वर्णन मैं कल की क्लास में कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में हमने आपको जांगल प्रदेश के बारे में बता दिया है। जांगल प्रदेश जो कि ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था, तो ये बीकानेर से लेकर, ध्यान रखना बीकानेर से लेकर जयपुर तक, बीकानेर से लेकर जयपुर तक विस्तृत भाग हुआ करता था, जहां पर चौहान शासन किया करते थे। राजधानी क्या हुआ करती थी, हई छत्रपुर, जिसके बारे में हमने देखा है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान ध्यान रखना, इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है पुष्कर प्रदेश। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है पुष्कर प्रदेश। पुष्कर प्रदेश ध्यान रखना, ये कहां पर हुआ करता था, तो ये प्रॉपर अजमेर में। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रॉपर अजमेर के क्षेत्र में पुष्कर प्रदेश, यहाँ पर है ना चौहान निवास करते थे। तो ये भी मूल स्थान के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है दोस्तों सपाद लक्ष्य। ध्यान रखना, सपाद लक्ष्य यानी कि हम कह सकते हैं 1.25 लाख गांवों का समूह है। जो सपाद लक्ष्य हुआ करता था, ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र या फिर चारों ओर का क्षेत्र, यही कहलाता था सपाद लक्ष्य। इनका अर्थ हुआ करता था 1.25 लाख गांवों का समूह है। अर्थ ध्यान रखना, अर्थ है 1.25 लाख गांवों का समूह है। 1.25 लाख गांवों का समूह है। तो ये हो गया है सपाद लक्ष्य। लेकिन दोस्तों, मैंने कल आपको बताया भी था कि जो चौहानों का सबसे सर्वमान्य जो मत है वो यही है, सपाद लक्ष्य, यानी कि सबसे पहले चौहान यहीं पर रहा करते थे। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इस तरीके से चौहानों का सर्वमान्य मत, चौहानों का सर्वमान्य मत कौन सा है, सर्वमान्य मत, तो यही है ना। कौन सा, तो सपाद लक्ष्य, यानी कि चौहानों का सर्वमान्य मत, यानी कि यहीं पर रहा करते थे सांबर झील के आसपास। आसपास का मतलब है कि चारों ओर रहा करते थे, चारों ओर इनका निवास हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों अगला महत्वपूर्ण स्थान कौन सा, देखिए इधर अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है चौथे नंबर पर अनंत गोचर। अगला महत्वपूर्ण स्थान है अनंत गोचर प्रदेश। ये कहां पर है अनंत गोचर प्रदेश, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्तमान में है ना, वर्तमान में जयपुर से लेकर सीकर तक या फिर हम कह सकते हैं सीकर के अरावली की पहाड़ियों तक, है ना, सीकर तक विस्तृत
हुआ करता था, विस्तृत हुआ करता था। ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं अपन अनंत गोचर प्रदेश। इस तरीके से यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सीकर का जो हर्षनाथ पर्वत है वो भी इसी के अंतर्गत आया करता था। तो इस तरीके से चार महत्वपूर्ण स्थान, जिसमें सबसे पहला तो है जांगल प्रदेश, दूसरा है पुष्कर प्रदेश, तीसरा है सपादलक्ष और चौथा है अनंत गोचर। इस तरीके से चार महत्वपूर्ण निवास स्थान आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें सर्वमान्य मत की बात आए तो ध्यान रखना इसमें आ जाता है सपादलक्ष। एक बार दोस्तों यहां तक का आप लोग लिख करके चलेंगे। एक बार यहां तक का लिख के चलेंगे। कल की जो क्लास जहाँ पर छोड़ी थी ना उसी से आगे है जस्ट ये, हो सकता है थोड़ा सा रिपीट हो गया हो एक दो बिंदु, जैसे जांगल प्रदेश को मैंने कल बता दिया था, लेकिन लास्ट क्लास को जोड़ करके ही तो आगे बढ़ाएंगे। तो अंतिम वीडियो जहाँ पर है वो शायद जांगल प्रदेश तक का है, उसके बाद में आगे चल रहे हैं। दोस्तों इसके बाद में आगे चलें। इसके बाद में है ना अगला बिंदु, अभी हम मूल स्थान को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए इधर एक सबसे महत्वपूर्ण हमको लेख देखने को मिलता है हर्षनाथ। ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण लेख है हर्षनाथ, हर्षनाथ का शिलालेख, हर्षनाथ का शिलालेख। कहां से मिला है हर्षनाथ का शिलालेख? शिलालेखों की बात तो मैंने कल भी बताई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख हुआ करता था बिजोलिया का शिलालेख, है ना। तो हर्षनाथ का जो शिलालेख है दोस्तों ये 973 ईस्वी के आसपास का है। और ये मिला कहां से है? तो ध्यान रखना ये मिला है हमको हर्षनाथ, हर्षनाथ पर्वत क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। हर्षनाथ पर्वत क्षेत्र, जहां पर ध्यान रखना मंदिर है हर्षनाथ का, वहां से हमको प्राप्त होता है। और ये पड़ता है आपके सीकर में, ये ध्यान रखना आप लोग, सीकर के क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा मंदिर है? तो हर्षनाथ का मंदिर। हम कह सकते हैं कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो मंदिर है हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ, हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर जो कि आपके सीकर में है, हर्षनाथ मंदिर जो कि आपके सीकर में है। इस तरीके से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें है ना, इसमें कहा गया है कि जो चौहान हुआ करते थे वो ध्यान रखना उनका मुख्य निवास, उनका मुख्य निवास, इसके अनुसार उनका जो मुख्य निवास बताया जाता है वो है अनंत गोचर प्रदेश, अनंत गोचर प्रदेश। ये ध्यान रखना आप, अनंत गोचर प्रदेश। और मैंने अनंत गोचर प्रदेश को अभी थोड़ी देर पहले क्लियर भी कर दिया कि अनंत गोचर प्रदेश कौन सा हुआ करता था। यानी कि हम कह सकते हैं जयपुर से लेकर और सीकर तक का जो क्षेत्र था इसको अपन कह सकते हैं अनंत गोचर क्षेत्र। ये ध्यान रखना आप लोग, इसकी थोड़ी सी हमको जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों और महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, उसमें सपादलक्ष वगैरह जिसकी हमने है ना बहुत अच्छे से जानकारी एकत्रित कर ली। फिर भी आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल निवास, मूल निवास बताने वाले
मूल निवास बताने वाले साक्ष्य या प्रमाण। मूल निवास बताने वाले साक्ष्य या प्रमाण। अब दोस्तों हम इतना गहरा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ध्यान रखना जिससे ये अच्छी एग्जामों में भी काम आ सके, रीट के अतिरिक्त और भी जो एग्जाम लगते हैं सब में काम आ सके। तो मूल निवास बताने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में सबसे पहला साक्ष्य आता है पृथ्वीराज विजय। सबसे पहला ग्रंथ हमको देखने को मिलता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय मैंने आपको बताया भी था कि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है जयानक। या ध्यान रखना जयानक के द्वारा इनका मूल स्थान बताया जाता है। इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं? तो दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है हमारा ये हर्षनाथ का शिलालेख। हर्षनाथ का शिलालेख नंबर 2 पर, ये दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तीसरा महत्वपूर्ण, अच्छा ये कब का है तो मैंने ऊपर लिख भी रखा है 973 ईस्वी। 973 ईस्वी। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है लाडनू का लेख। लाडनू का लेख। लाडनू जो कि कहां पर पड़ता है? नागौर में। ये ध्यान रखना, लाडनू जो कि कहां पर पड़ता है? नागौर में। तो इससे भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये जो साक्ष्य बताने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हो सकते हैं पृथ्वीराज विजय, हर्षनाथ का शिलालेख और लाडनू का लेख। इसके अलावा नंबर 4, चौथे नंबर पर और कौन सा साक्ष्य है जो हमको ये बताता है कि इनका जो निवास है वो कहीं ना कहीं सपाद लक्ष्य या फिर आपके अनंत गोचर या पुष्कर प्रदेश के आसपास रहा करता था। तो चौथा इसमें महत्वपूर्ण है बिजोलिया का शिलालेख। ये ध्यान रखना, बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख। लेकिन बिजोलिया के शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ध्यान रखना बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान बताया गया है वो ध्यान रखना सांबर झील। सांबर झील और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, वो कहलाता था सपाद लक्ष्य। ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से ये हमारा बिंदु यहाँ समाप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण क्या पढ़ा हमने? तो हर्षनाथ का यहाँ पर पढ़ा शिलालेख है ना, जो बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख है। ये ध्यान रखना आप लोग कब का है? तो 973 ईस्वी का है। इसके अनुसार जो मूल स्थान है वो बताया जाता है किसको? अनंत गोचर प्रदेश को। कहां पर है? तो जयपुर और सीकर के आसपास। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि मूल निवास बताने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, बनाते चलो इनको। बना दिया होगा यहाँ तक का? ठीक। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अच्छा इसमें भी सबसे अच्छा मान्य मत कौन सा है? तो ये बिजोलिया वाला। ये ध्यान रखना सांबर झील यानी कि सपाद लक्ष्य। दोस्तों इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि पुष्कर प्रदेश के पास में होने का प्रमाण देने वाले कौन कौन हैं? पुष्कर प्रदेश, पुष्कर प्रदेश के आसपास निवास, आसपास निवास, आसपास निवास होने का प्रमाण, निवास होने का प्रमाण ये देने वाले कौन है? तो भाई ध्यान रखना इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। सबसे पहला आता है हम्मीर महाकाव्य। ये ध्यान रखना हम्मीर महाकाव्य, इससे हमको जानकारी मिलती है। सबसे पहला तो है हम्मीर महाकाव्य और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है सुरजन चरित्र। ध्यान रखना दूसरा महत्वपूर्ण है सुरजन चरित्र, ये दूसरा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप 2 के बारे में ध्यान रखना, हम्मीर महाकाव्य और दूसरा है सुरजन चरित्र। ये हो गए हमारे है ना पुष्कर प्रदेश को लेकर के तथ्य। इसमें यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम लोग मुख्य स्थान तो अभी भी सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर के आसपास के क्षेत्र को ही मानेंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा।
वर्गीकरण करके लेके चलेंगे, है ना। सबसे पहले देखो आप लोग, चौहान, चौहान, राजवंश, राजवंश की प्रमुख, चौहान राजवंश की प्रमुख प्रमुख शाखाएं, चौहान राजवंश की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखो इधर, अब शाखाओं में कौन कौन सी शाखा, देखो इधर, सबसे पहली शाखा, सबसे पहली शाखा, सबसे महत्वपूर्ण शाखा भी इसी को माना जाता है। सबसे पहली शाखा है शाकंभरी के चौहान, ध्यान रखना, शाकंभरी के चौहान, सबसे पहली शाखा है शाकंभरी के चौहान, ये ध्यान रखना आप लोग। शाकंभरी के चौहानों को ही अपन, है ना, सांबर के चौहान भी कहते हैं। शाकंभरी के चौहान कह दो, या फिर इन्हीं को कह सकते हैं सांबर के चौहान। ये ध्यान रखना, ये जो शाखा है इनकी सबसे प्रमुख शाखा मानी जाती है। हम कह सकते हैं यह सबसे सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं एवं सबसे प्रमुख शाखा है, सबसे प्रमुख शाखा है, सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमुख शाखा है। कौन सी है, तो ये ध्यान रखना, शाकंभरी के चौहान। लेकिन क्या और भी शाखाएं हैं, तो हाँ, बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके बारे में हम वर्णन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग, प्रमुख शाखा, देखिए इधर, प्रमुख शाखा, प्रमुख प्रमुख शाखा, देखो इधर, वैसे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, लेकिन जो मैं शाखाएं लिखवा रहा हूं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे सबसे पहली जो शाखा है, सबसे पहली शाखा है शाकंभरी, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली शाखा है शाकंभरी। शाकंभरी को अपन कह सकते हैं सांबर के चौहान, क्या कह सकते हैं, सांबर के चौहान। पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या तुम्हारे, हैं? ध्यान रखना, सबसे पहली शाखा कौन सी है, शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों को, है ना, सांबर के चौहान भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, इनको सांबर के चौहान भी कह सकते हैं। तो सांबर के चौहान, ये सबसे पहली पहली शाखा है, सबसे पहली शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा भी यही है। कहां पर हुआ करती थी, तो ध्यान रखना, ये जयपुर के आसपास, ये शाखा कहां पर हुआ करती थी, तो जयपुर के आसपास, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, नंबर दो पर, नंबर दो पर आता है, ध्यान रखना, लाट, लाट के चौहान, नंबर दो पर आता है लाट के चौहान। इनमें से आपको शाखाओं के नाम लिख करके दिए जाएंगे और बताए जाएंगे कि हाँ कौन सी है। नंबर तीन, नंबर तीन पर आता है, ध्यान रखना, नाडोल के चौहान, नाडोल, नाडोल के चौहान। इनके नाम आप ध्यान रखना शाखाओं के, शाकंभरी के चौहान, लाट के चौहान, है ना, नाडोल के चौहान। इसके बाद में अगला आता है जाबालीपुर के चौहान। जाबालीपुर ये वर्तमान में कौन सा जिला कहलाता है, जाबालीपुर, तो भाई ध्यान रखना, जाबालीपुर जो वर्तमान में जिला है वो जालोर है। जालोर का प्राचीन नाम हमको मिलता है जाबालीपुर, यानी कि ऐसे जलालाबाद भी नाम मिलता है, तो आप ध्यान रखना जाबालीपुर के चौहान, जाबालीपुर के चौहान। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण शाखा है धवलपुरी के चौहान, धवलपुरी, धवलपुरी के, धवलपुरी के चौहान, धवलपुरी के चौहान। इसके बाद में अगली शाखा, और वो है आपके सिरोही के चौहान, ध्यान रखना, सिरोही, सिरोही के चौहान, जो कि वर्तमान में ये तो जिला ही है, सिरोही के चौहान। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण शाखा आती है, और वो है जालोर के चौहान तो हो गए ना, सिवाना के चौहान, अगले हैं सिवाना के चौहान, ध्यान रखना, सिवाना, सिवाना के, सिवाना के चौहान, ये भी एक महत्वपूर्ण शाखा रही है चौहानों की, सिवाना की चौहान। अगला आता है नंबर 8, अगला आता है नंबर 8, तो देखो अगला है, इसमें अगला है नंबर 8, और ये महत्वपूर्ण शाखा है रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर इसका संस्कृत नाम है, हिंदी में रणस्तंभपुर को कहते हैं रणथंभौर, जो कि वर्तमान में सवाई माधोपुर के क्षेत्र में, ये प्रश्न कई एग्जामों में आया हुआ है कि रणथंभौर का प्राचीन नाम है तो रणस्तंभपुर, ऐसे करके ये ध्यान रखना आप लोग। रणस्तंभपुर के चौहान, रणस्तंभपुर के चौहान कहाँ पर हैं वैसे रणस्तंभपुर के चौहान, तो आप ध्यान रखना ये हैं रणथंभौर में, ये ध्यान रखना रणथंभौर।
इसमें आ जाएगा रणथंभोर। रणथंभोर, रणथंभोर कहाँ पर है? तो रणथंभोर है आपके सवाई माधोपुर में। ये भी अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण शाखा भी कह सकते हैं हम लोग इसको, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर सबसे महत्वपूर्ण शाखा इसलिए क्योंकि आगे जाकर के हम जब हमीर देव चौहान को पढ़ेंगे ना, तो वो इसी शाखा में पढ़ा जाएगा, रणस्तंभपुर की शाखा में। अगला देखो, अगली महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो अगली महत्वपूर्ण शाखा आती है, सिवाना के चौहान हो गए, तो अगला आता है वृंदावती के चौहान, यानी कि बूंदी के चौहान कह सकते हैं। या फिर एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द काम आ सकता है यहाँ पर, हाड़ोती। हाड़ोती के चौहान। हाड़ोती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, हाड़ोती के चौहान। हाड़ोती के चौहान, हाड़ोती के चौहान। हाड़ोती के चौहानों में भी है ना 2 प्रकार की शाखाएं देखने को मिलेंगी हमको। कौन कौन सी शाखाएं? तो इसमें भी 2 प्रकार की है, जैसे ध्यान रखना, बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान, और इसी में आगे जाकर के देखने को मिलेगा हमको कोटा के चौहान। बूंदी के चौहान और कोटा के चौहान, ऐसे करके ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध जो शाखा रही है वो आप ध्यान रखना कि ये शाकंभरी के चौहानों की शाखा रही है, जो सांबर झील के आसपास रहते थे और जो वर्तमान में क्षेत्र हमारे जयपुर में पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। वैसे ये भी कोई कम महत्वपूर्ण शाखा नहीं है, क्योंकि इसका भी अच्छा खासा वर्णन किया जाएगा। इस तरीके से जाबालीपुर, अजमेर के चौहान भी कह सकते हैं हम, 10वें नंबर पर आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद में अगला आता है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में जैसे पृथ्वीराज तृतीय जैसे शासक हुए, है ना, जिनके कारण है ना चौहानों का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा हो गया, है ना। इतना अच्छा हो गया है कि आज हम उनको पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के कारण पढ़ रहे हैं। तो अजमेर के चौहान। इस तरीके से 10 महत्वपूर्ण ये शाखाएं हैं जो आप थोड़ा देख लीजिए। और भी हो सकती है छोटी मोटी शाखा, लेकिन ये महत्वपूर्ण शाखा जो है आपको मैंने बताई है। एक बार इनको लगा दो आप लोग। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं, लेकिन बूंदी और कोटा के ही पढ़ेंगे हम। बारा झालावाड़ का इलाका तो बाद में जाकर के इनमें, है ना, अलग अलग हो गए थे बाद में। जिले तो अब बढ़ते ही रहते हैं ना, अब तो काफी जिले हो गए, लेकिन पहले जो मुख्य है इसको वृंदावती कहते थे ना। पहले यहाँ पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। लास्ट में शासन था जैता मीणा का, जिसको हरा करके है ना देवा चौहान ने यहाँ पर चौहान वंश की क्या डाली थी बताओ, नींव डाली थी। तो इस तरीके से मीणा रियासत रही है कुछ, जैसे आपका बूंदी है मीणा रियासत था, दौसा है मीणा रियासत था। ऐसे करके आमेर में भी है ना मीणाओं का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो ये मीणा जहाँ पर शासन किया करते थे, ये पूर्वी राजस्थान का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद में, और हाँ ये बात तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं ना, हमने मत्स्य महाजनपद भी पढ़ा था। तो वहां पर राजा विराट को देखा था, और मैंने बताया भी था कि मत्स्य से कहीं ना कहीं इनका संबंध रहा होगा। तो मीणा जो समुदाय है, मीन भगवान की पूजा करता है ना, मछली को अपना क्या मानता है बताओ, प्रतीक मानता है। तो कहीं ना कहीं ये उसी प्रकार से चलता आया हुआ है, ये वंश अभी भी चल ही रहा है ना, जो मत्स्य महाजनपद से अब दूर दूर तक फैल गया होगा। यानी कि जहाँ पर आपके बूंदी, कोटा, नहीं आमेर, आमेर जो कि आपके जयपुर के क्षेत्र में पड़ता है, दौसा, ये मुख्य क्षेत्र है ना, मीणाओं का मुख्य क्षेत्र। तो इस तरीके से दोस्तों ये अभी शाखाएं देखी हमने। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, बना तो लिया ना सभी ने। इसके बाद में अगला देखो, इसके बाद में अगला है, अब यहाँ पर अपन है ना सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं चौहान वंश की। आज तक हम क्या पढ़ रहे थे? तो अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि चौहान है ही कौन, कहाँ रहते थे, इनका नाम क्या है, नामकरण कैसा हुआ, मूल स्थान के बारे में, ये सारी बातें पढ़ रहे थे। देखो किसी को जानने से पहले आप लोग उनके परिचय को पढ़ लो, पहले उनका नाम पढ़ लो, मूल स्थान को पढ़ लो, उनके गोत्र इत्यादि पढ़ लो, उनकी जाति पढ़ लो कि कौन सी जाति से वो ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर इतिहास को शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ से आ जाती है अब हमारी वंशावली। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वंशावली को पढ़ रहे हैं। तो देखो इधर पहला शासक कौन हुआ, तो सबसे पहला और प्रसिद्ध जो शासक हुआ दोस्तों, उसका नाम था वासुदेव चौहान। ये ध्यान रखना, सबसे पहले शासक वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान, ये चौहान शब्द कहां से आया, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर केवल शासकों की बातें चलेंगी, शासक किस किस से लड़ाई करते हैं, कैसी कौन कौन सी बातें इनकी प्रमुख है, कोई सिक्का भी जारी करता है क्या, कोई राजधानी बनाता है, बस यही सब बातें चलेंगी।
तो दोस्तों वासुदेव चौहान की बात करते हैं। वासुदेव चौहान है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश, या फिर हम कह सकते हैं चाहमान वंश, चाहेमान वंश, चाहेमान वंश का संस्थापक, का संस्थापक। ये ध्यान रखना आप लोग, चौहान वंश यह चाहमान वंश का क्या कहा जाता है, इसको संस्थापक। संस्थापक वो होता है जो, ध्यान रखना, किसी वंश की क्या डालता है, तो नींव डालता है, ये ध्यान रखना। और इसी को और क्या कह सकते हैं अपन, तो ध्यान रखना इसके अलावा और भी शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पर आ सकता है चौहानों का, इसको क्या कहा जाता है, तो चौहानों का, चौहानों का आदि पुरुष, इन्हें कहा जाता है चौहानों का आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब होता है जो शुरुआत में आया, है ना, आदि पुरुष। या फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग, चौहानों का कह सकते हैं मूल पुरुष, चौहानों का कह सकते हैं इनको मूल पुरुष, ये ध्यान रखना आप लोग। तो समग्र मैटर कंप्लीट करते हुए चलो, चौहान या चामान वंश का संस्थापक, और चौहानों का आदि पुरुष और मूल स्थान, है ना, मूल पुरुष कह सकते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि समय कब इन्होंने, है ना, चौहान वंश की स्थापना की, तो समय क्या रहा होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना 551 ईस्वी, ईस्वी करना, ईसा पूर्व मत करना ना, ईस्वी में, ईस्वी में, है ना, सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील के आसपास, सांबर झील के आसपास इन्होंने, है ना, इस वंश की क्या डाल दी, तो नींव डाल दी। यानी कि सांबर झील के आसपास 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की क्या कर दी, तो स्थापना। हमको कैसे पता लग रहा है, तो ध्यान रखना इसकी हमको जानकारी मिल रही है। जानकारी देखो, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिल रही है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कौन से अभिलेख से, तो आप ध्यान रखना बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। हालांकि मैं इसके बारे में पूरा बता चुका हूं। तो देखो इधर बिजोलिया का शिलालेख हमको कहां से प्राप्त हुआ है, तो भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से भी कहां से, तो पशुपति आपके वो परशु आपके वो कौन से थे, परशुराम, है ना, परशुराम जैन मंदिर, वहां से प्राप्त होता है ना। और जिला पूछे तो जिला क्या आएगा इसमें, देखो भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना भीलवाड़ा। कब का है ये, तो 1170 ईस्वी, कब का है, तो 1170 ईस्वी, ये ध्यान रखना। इसके रचयिता कौन है, कौन शासक था, वो मैंने सारी बातें बताई है। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा क्या है, हाँ तो ये ध्यान रखना, इसकी भाषा है संस्कृत, ये ध्यान रखना आप लोग। और संस्कृत भाषा होने के कारण ही हम कह सकते हैं, बताओ चौहानों की मुख्य भाषा कौन सी थी, हाँ तो ये ध्यान रखना, चौहानों के समय की मुख्य भाषा थी संस्कृत भाषा। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है, तो ध्यान रखना चौहानों को, मैं यहाँ बता रहा हूँ, चौहानों, चौहानों, चौहानों को, चौहानों को विप्र, चौहानों को विप्र, विप्र, और ध्यान रखना वत्स गोत्रीय बताया है, वत्स गोत्रीय, विप्र वत्स गोत्रीय। अब ये महत्वपूर्ण लाइन है भाई, देखो इधर कैसे, कैसे महत्वपूर्ण, तो देखो इधर यहां पर बताया गया वत्स गोत्र, और यहां पर लिखा गया है, ध्यान रखना, विप्र। तो विप्र का मतलब क्या होता है, तो विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, है ना, विप्र जन्म किसको कहते हैं, ब्राह्मणों को। और वत्स क्या है, देखिए गोत्र है, यानी कि ब्राह्मण जाति में कोई गोत्र रहा होगा, कौन सा, देखिए वत्स गोत्र, और उसी से संबंध रहा होगा किसको, देखो वासुदेव चौहान का, ऐसे ध्यान रखना। ये है हमारा बिजोलिया शिलालेख। हालांकि इसकी बहुत सारी जानकारी है जो मैंने आपको कल इसके बारे में बताई है। इसके रचयिता, है ना, इसके लेखक कौन थे, लेखक कौन थे बताओ, केशव। रचयिता कौन थे, तो वो थे गुणभद्र, है ना। इसके अलावा इसके मतलब बनवाने वाले कौन, शासक कौन थे, लोलाक, है ना। इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया। दोस्तों आगे चलते हैं ना, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस अभिलेख में क्या वर्णन किया गया, वासुदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, है ना, कब तक शासन किया इसने, तो ऐसा तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसने, है ना, शासन करना लगभग कब शुरू किया था, 551 ईस्वी में। कहाँ पर शासन किया, तो ध्यान रखना सांबर के आसपास। लेकिन अब एक नई जानकारी और देखने को मिलती है। नई जानकारी क्या, तो एक बिजोलिया जो शिलालेख जो अभी अभी हमने पढ़ा है, वहां से हमको एक जानकारी और देखने को मिलती है। क्या, इधर देखिए आप लोग, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में वर्णन है,
वर्णन है कि कि सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने करवाया था वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ध्यान रखना, क्या भूगोल इस बात को मानती है? क्या भूगोल इस बात को नहीं मानती। भूगोल इसको क्या है, प्राकृतिक झील का दर्जा मानती है। लेकिन फिर भी हम इतिहास में पढ़ रहे हैं तो इतिहास के अनुसार तो ये ऐसा माना जाता है कि शायद किसने बनवाई होगी, देखिए वासुदेव चौहान ने। और सांबर झील है कहाँ, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, सांबर झील, अब क्योंकि इसके बारे में बार बार से बातें आ रही हैं, तो सांबर झील ये वर्तमान में है ना, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में है, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में है ना। अच्छा, ये कैसी झील है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। ये झीलों में हम कह सकते हैं खारे पानी की झील है ना। कैसी है, तो खारे खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी क्या है, ये झील है, ये ध्यान रखना। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपका चिल्का झील, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है, ओडिशा में। देखो, झीलों का टॉपिक है, लगभग आपके 50 या 60 झील है इंडिया लेवल में, जिनको आपको पढ़ानी पड़ती है। एसएससी लेवल तक उसमें लगभग कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले पुलिकट झील के बारे में पूछ लिया था, तो पुलिकट झील है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अलग बातें भी हैं जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे श्री हरिकोटा के बारे में, वहाँ पर एक शहर है जो उन्हीं झील के किनारे है। और भी है, जैसे आपका बेम्बानाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान में जो सांबर झील है ना, वो खारे पानी की झील है। और भी है राजस्थान में खारे पानी की झील, डेगाना है, डिडवाना है, पचपदरा है, नावा है, नहीं लूणकरणसर है, पचपदरा, इसके अलावा और भी जैसे छोटी मोटी झील, फलोदी झील है। नहीं, ये सब कैसी झील है बताओ, देखिए खारे पानी की झील। कुचामण एक वो भी झील है, नावा वो भी एक महत्वपूर्ण झील है, राजस वो भी एक झील है, ये सब खारे पानी की झील है। लेकिन उसको मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिखवाएंगे, है ना। फिलहाल हमारा पढ़ रहे हैं कि इतिहास, तो इतिहास में कौन सी झील आ गई हमारी, सांबर झील। सांबर झील वर्तमान में जयपुर में, और ये खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। भारत की हम कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी देखे तो ये सांबर झील। वैसे यहाँ पर है ना, भारत का लगभग 8.7% है ना नमक का उत्पादन होता है, कहाँ से बताओ, देखे सांबर झील से। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलेंगे, लेकिन आप इसको एक बार थोड़ा सा बना के चलो। क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है ना, बताओ बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के किस शासक का वर्णन किया गया है, तो ऐसे प्रश्न आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा बताओ, वासुदेव चौहान। भाषा भी थोड़ा देख लेना आप लोग, चौहान वंश की भाषा कौन सी रहेगी, तो चौहान वंश की भाषा रहेगी संस्कृत भाषा। चौहान वंश की मुख्य भाषा कौन सी रहेगी, तो संस्कृत भाषा। ठीक है ना भाई, चलें आगे। अच्छा जी, इसके बाद में अगला आता है बिंदु वासुदेव चौहान का। चलो ये सारा राज्य सब कुछ है, लेकिन भाषा तो मैंने अभी बता दिया आपको। वैसे तो भाषा आए तो क्या करोगे बताओ, संस्कृत भाषा करोगे। लेकिन एक अच्छी सी बात और आ जाती है, क्या कि भाई राजधानी क्या थी वासुदेव चौहान के समय, राजधानी क्या थी, तो राजधानी को हम लोग यहां देख लेते हैं। राजधानी देखो इधर, वासुदेव चौहान की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वासुदेव चौहान की राजधानी थी हई छत्रपुर। ये ध्यान रखना आप लोग, कौन सी हुआ करती थी, हई छत्रपुर। और हई छत्रपुर किसका ही तो पुराना नाम है, तो आप ध्यान रखना, नागौर। नागौर का प्राचीन नाम है। तो हमसे यूं भी तो कहा जा सकता है, बताओ चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो अहिर छत्रपुर प्रारंभिक राजधानी, और प्रारंभिक निवास तो सांबर झील के आसपास। तो इस तरीके से लगभग जो हमने पहले बातें पढ़ी थी उन पर लगभग यहाँ पर क्या लग जाती है, तो मोहर लग जाती है। वासुदेव चौहान हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद में हम कुछ शाखाओं को अब आगे डिवीजन करके देखेंगे, तो आप लोग इसको एक बार बना लो यदि नहीं बनाया हो तो। बना लिया क्या, ठीक। अब ध्यान देना आगे, अब एक सारणी हम थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पहले आप लोग उसको सीख लो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि
चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शाखा अभी अभी हमने समझी थी, कौन सी है बताओ? सांबर के चौहान, या फिर हम कह सकते हैं शाकंभरी के चौहान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रारंभिक शाखा है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई शाकंभरी के चौहानों की स्थापना? तो आप ध्यान रखना, ये रहेगी 551 ईस्वी, 551 ईस्वी। लेकिन इसके बाद में ध्यान रखना, इसमें कुछ हमको बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्या? शाकंभरी के चौहान आगे चल करके कुछ भागों में बढ़ते हुए चलेंगे। कैसे? ध्यान देना आप लोग। देखो इधर, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि शाकंभरी के चौहान यहाँ के बाद कहाँ गए। तो ध्यान रखना, यहाँ के बाद ये चले गए नाडोल में। ये ध्यान रखना, कहाँ चले गए? देखें, नाडोल में। ये नाडोल कहाँ पर पड़ता है? तो ये पाली में पड़ता है। नाडोल कहाँ पर पड़ता है? पाली में। और ध्यान रखना, कौन लेके गया? तो ध्यान रखना, शासक का नाम था लक्ष्मण चौहान। ध्यान रखना, कौन था? तो लक्ष्मण चौहान लेके जाने वाला था। लक्ष्मण चौहान लेके गया था, लक्ष्मण चौहान। कब लेके गया था और उसने कब वहां पर चौहान वंश की स्थापना कर दी? तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, उसने 960 ईस्वी के आसपास, है ना, किसकी स्थापना कर दी? तो चौहान वंश की स्थापना। अच्छा, इस वंश की स्थापना किसने की? शाकंभरी के चौहानों की स्थापना किसने की? ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वासुदेव, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, ये तो सबसे पहली शाखा जो नाडोल की तरफ चली गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि शाकंभरी से बाद में और शाखा कौन सी निकली। तो एक और महत्वपूर्ण शाखा जिसको अपन कह सकते हैं अजमेर, अजमेर, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, ये शाखा निकली है ना। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में, अजय राज के समय, है ना। उसकी बात भी हम करेंगे। अजमेर की शाखा 1113 ईस्वी में, और अजमेर की शाखा से ही, है ना, जब पृथ्वीराज तृतीय के बाद में हम उनके पुत्र को देखते हैं तो वो है गोविंदराज। तो इसके बाद में जो अगली शाखा आई वो थी रण स्तंभपुर की शाखा, रण स्तंभपुर की शाखा। रण स्तंभपुर बोले तो रणथंभौर, ये ध्यान रखना आप लोग। रण स्तंभपुर बोले तो रणथंभौर, रणथंभौर यानी कि आपका ये सवाई माधोपुर। कब? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो और भी इनमें आगे जाके डिवीजन होता रहेगा, उनको भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन पहली बात तो हमने शाकंभरी से आगे जा करके इनको दो भागों में बांट लिया। नाडोल की तरफ जो है वो तो है लक्ष्मण चौहान ले जाने वाले। कब की बात है बताओ? 960 में। और ये जो है 960 में, और ये कब के हैं बताओ? 1113 में, यानी कि 1113 ईस्वी। अजमेर के चौहान, अजमेरों के बाद में ध्यान रखना वो आए थे कौन से बताओ? रण स्तंभपुर वाले चौहान। तो ऐसे करके, है ना, यहाँ तक कि एक बार आप लोग सारणी बनाना शुरू कर दो। ये बना दिया क्या भाई सभी ने? ठीक है जी। तो देखिए इधर, सबसे पहली जो इससे शाखा निकली है वो कौन सी है? तो नाडोल शाखा। अब नाडोल शाखा को मैं आगे बढ़ा दूंगा, और इस शाखा का लास्ट स्टॉप कहां पर आ गया है बताओ? देखें, रणस्तंभपुर यानी कि रणथंभौर में आ गया है, जहां पर मैंने बताया था ना आपको कि हमीरदेव चौहान को अपन पढ़ेंगे। नाडोल ये किधर की तरफ का इलाका है? तो ये पाली की तरफ का इलाका है। तो ध्यान रखना, आगे देखो इधर, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जैसे हमारा ये, जैसे ये राजस्थान है, जैसे देखो ये राजस्थान का ये क्षेत्र है, लगभग राजस्थान की आकृति कुछ ऐसी ही है ना। थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ा सा भाग आगे निकला हुआ है। आगे मैं इसको चित्र बना करके और अच्छे से कवर करता हुआ चलूंगा ना। थोड़ा सा भाग ये निकला हुआ है, नहीं तो लगभग हमारा ये राजस्थान है। अब यहाँ पर है ना, ये जो बीच में आप लोग देख पाएंगे, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये अरावली पर्वत है, यहाँ पर ये अरावली पर्वत है, ये वाला है ना, ये वाला है अरावली पर्वत, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये दिल्ली तक फैला हुआ है।
दिल्ली तक फैला हुआ है पूरा। और इधर को यहाँ पर है ना, कहाँ तक बताओ तो गुजरात तक फैला हुआ है। राजस्थान के मैं यूँ कह सकता हूँ बीच में से निकलता है, लेकिन बिल्कुल बीच में से नहीं निकलता। ये आगे तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। अजमेर या सांबर का क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला है अजमेर और सांबर का क्षेत्र। यहाँ पर जहाँ ये मूल निवासी हैं, इस क्षेत्र में जहाँ पर ये मूल निवासी है। और ये जो आपके रणथंभौर वाले हैं, ये वाले ये हैं भाई, ये सवाई माधोपुर के क्षेत्र में ये वाले है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन जो नाडोल वाले हैं ना, नाडोल तो यहाँ पर पड़ता है कहीं, है ना, यहाँ पर पड़ता है क्या, देखिए बताओ नाडोल। तो इधर वाले हैं ना, इधर की तरफ ही आगे बढ़ेंगे अब। तो नाडोल से आगे ये कहाँ निकल करके गए, तो नाडोल से आगे सिवाना, है ना, जालोर, इधर की तरफ जाएंगे। तो नाडोल शाखा का मैं आगे इसका वर्णन थोड़ा सा इधर बता रहा हूँ। तो देखिए इधर अगले बिंदु पर, नाडोल के चौहान, नाडोल, नाडोल के चौहान। अब दोस्तों नाडोल है ना एक प्राचीन सभ्यता स्थल भी है, ये मैं आगे आपको सिखा दूंगा। वैसे तो नाडोल के चौहानों के संस्थापक तो हैं लक्ष्मण, और स्थापना कब की गई थी बताओ, 960 में। किसने, तो लक्ष्मण चौहान ने, है ना। अच्छा जी, यहाँ के बाद में ये शाखा कहाँ चली गई, तो देखिए इधर नाडोल से फिर ये आ गए जालोर में। नाडोल से कहाँ पर आ गए, तो जालोर में। जालोर में कब आए, तो ध्यान रखना दोस्तों 1181 ईस्वी में, 1181 ईस्वी में ये कहाँ पर आ गए बताओ, देखिए जालोर में। और जालोर में जो संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। ये ध्यान रखना दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान। आगे तुम लोगों ने यदि चौहान वंश पढ़ रखा है तो मैं तुमको सोनगरा चौहान वंश पढ़ाऊंगा। तो यही तो है सोनगरा चौहान वंश, जो अपन जालोर की बात करेंगे तो ऐसे करके, है ना, इसमें आएगा कीर्तिपाल चौहान। फिर ध्यान रखना जालोर के बाद में ध्यान रखना एक और शाखा इससे निकली, और वो थे सिरोही के चौहान। यानी कि जालोर और जालोर में से कौन सी निकली है, तो ध्यान रखना सिरोही की शाखा, सिरोही के चौहानों की शाखा, सिरोही के चौहानों की शाखा। तो इसको लेके आने वाला कौन था, तो देखो इधर इसको लेके आने वाले थे, इसको लेके आने वाले थे सिरोही चौहानों को लुम्बा चौहान। ध्यान रखना कौन, तो लुम्बा चौहान। ये ध्यान रखना लुम्बा, लुम्बा चौहान, ये नाम ऐसा ही है थोड़ा सा, लुम्बा चौहान। कब लेके आया था, तो ध्यान रखना भाई ये आया था लगभग 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। तो देखिए इधर नाडोल, नाडोल के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में कहां पर आ गए हम, सिरोही में आ गए। चलो इसके बाद में ध्यान रखना इसकी कुछ शाखाएं और हैं जिनका भी हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो देखो इधर इसमें दो प्रकार का डिवीजन और आएगा, मतलब यहां से शाखाएं दो जगह और गई। कहां पर गई, देखो इधर, देखो इधर यहाँ के बाद में है ना शाखाएं दो जगह, दो जगह और कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है सिवाना के चौहान। ये ध्यान रखना सिवाना के चौहान, के चौहान, जिसमें अपन शीतल देव चौहान को पढ़ेंगे, है ना, शीतल देव चौहान को पढ़ेंगे। तो ये है सिवाना के चौहान। सिवाना के चौहान है ना, ये बाड़मेर और जालोर के आसपास का कुछ क्षेत्र है। अच्छा जी, अगला जो शाखा है वो कौन से है, तो इसमें आता है हाड़ौती के चौहान, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया भी था, हाड़ौती के चौहान। हालांकि हाड़ौती के चौहानों में आप ऐसे ध्यान रखना, सबसे पहले हाड़ौती के चौहानों में कौन सी शाखा आई थी, बूंदी की शाखा। ये ध्यान रखना बूंदी में जो चौहान वंश की जो नींव है ना, वो कब डाली गई थी, तो 1241 ईस्वी के आसपास, 1241 ईस्वी के आसपास है ना, ये नींव डाल दी गई थी। कहां पर, तो आप ध्यान रखना हाड़ौती में। किसने, तो भाई ध्यान रखना इसकी नींव डालने वाले का नाम था देवा चौहान। ध्यान रखना देवा चौहान। देवा चौहान ने मीणाओं को हरा करके, यानी कि जैता मीणा को हरा करके, और यहाँ पर है ना चौहान वंश की क्या डाल दी, तो नींव डाल दी। इसके बाद में अगली शाखा, तो बूंदी से आगे जब चलेंगे अपन तो एक नई शाखा और देखने को मिलेगी, और ये थी ध्यान रखना कोटा शाखा। कोटा शाखा, कोटा शाखा लगभग कब आई थी, तो 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में। और इसको लाने वाला कौन था, तो आप ध्यान रखना उसका नाम है, लाने वाले का नाम है माधो सिंह चौहान। ध्यान रखना माधो सिंह, माधो सिंह चौहान, माधो सिंह चौहान, ऐसे करके। तो ये कुछ हमने डिवीजन किया है इसका ना,
कहां से किया है, तो देखो पीछे से हम शुरू करते हैं एक बार इसको। यहां से थे हम लोग, है ना। सबसे पहले कौन सी शाखा है, तो शाकंभरी, यानी कि सांबर के आसपास की, जो 551 ईस्वी। जहां तक संभव है मैंने डेट भी और उनके जो संस्थापक हैं उनको भी कंप्लीट याद करवाने का यहाँ पर प्रयास किया है। इससे होगा क्या, जैसे इतिहास तो हम पूरा पढ़ेंगे ही, लेकिन ऐसा यदि थोड़ा सा हमको शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाता है तो हम लोग क्या है छोटी छोटी बातों को कंप्लीट करते हुए चले। नाडोल, नाडोल में ध्यान रखना कौन आ गया है, देखें लक्ष्मण, और ये 960, और अजमेर में 1113। वैसे अजमेर की स्थापना भी कब हुई थी, 1113 में हुई थी, है ना। अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। और अजमेर के बाद में ध्यान रखना रणस्तंभपुर, यानी कि रणथंभौर। दरअसल यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की पहाड़ियां हैं रणथंभौर में। एक तो रण की पहाड़ी और एक पहाड़ी का नाम है थंब की पहाड़ी, और दो पहाड़ियों के बीच में मैदान है जिसको अपन कहते हैं भौर का मैदान। तो इसको कहेंगे रणथंभपुर, ऐसे करके रणथंभपुर। बाद में जाकर के नाम क्या पड़ गया बताओ, रणथंभौर। रण पहाड़ी, थंब पहाड़ी, और बीच में ध्यान रखना क्या है, भौर का मैदान, तो कहेंगे रणथंभौर ऐसे करके। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है तो वो रणथंभौर के दुर्ग में ही तो है, तो वो सारी बातें वहां पर आ जाएंगी, है ना। तो अजमेर के चौहानों के बाद में रणस्तंभपुर यानी कि रणथंभौर, सवाई माधोपुर के चौहान। और अब ये शाखा तो यहीं जाकर के ब्रेक हो गई है ना, रुक गई है, लेकिन ये शाखा आगे चलेगी। देखो इधर कहां पर गई, तो ये तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि नाडोल किस क्षेत्र में, तो नाडोल इस क्षेत्र में। यहां से आगे हम या तो यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, और कहां चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। देखो इधर अगला देखो, ये वाला था नाडोल के चौहान कब आए थे, 960 में, और ये लक्ष्मण चौहान लेके आया था। अब इसमें से ध्यान रखना, वैसे डिवीजन तो 3 प्रकार का है ये, लेकिन पहला डिवीजन हम कहां ले गए बताओ, देखिए जालोर में 1181 कीर्तिपाल चौहान, और फिर इससे आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना सिरोही में आ गया 1311 में लुम्बा चौहान। लेकिन ध्यान रखना फिर ये भी कितने भागों में बटा, आगे जाके 2 भागों में। एक तो है सिवाना के चौहान, एक है हाड़ौती के चौहान। वैसे मैंने हाड़ौती के चौहान इसलिए लिखा कि कोटा बूंदी को अपन हाड़ौती कहते हैं। हाड़ौती के चौहानों में सबसे पहले कौन सी शाखा आई थी, बूंदी की शाखा। 1241 के आसपास कौन लेके आए थे, देवा चौहान। और फिर इस शाखा के आगे ध्यान रखना 1631 में, मतलब कह सकते हैं अपन बिल्कुल लास्ट में जाकर के कोटा की शाखा आई, जिसको लेकर के आए थे माधो सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ तक का एक बार आप लोग इसको बना दो। बना लो, जिसने नहीं उतारा बना लो, है ना। हो गया क्या भाई, कोई उतार रहा है क्या, चले आगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक का ये शाखा तो हमने पूरा कर लिया, इसके बाद में आगे चलते हैं। लेकिन हम पढ़ कौन सी शाखा रहे हैं, तो अभी पढ़ने को तो हम वहीं पर चल रहे हैं, कहां पर देखे, शाकंभरी के चौहान पर। शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान पढ़ तो वहीं रहे हम, है ना। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था, वासुदेव चौहान को। ये तो बीच में इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि यहां से आगे की डिवीजन है। अब वासुदेव को तो मैं क्या पढ़ाऊं, तो इसके बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने विस्तृत जानकारी आपको दे दी है, वासुदेव चौहान। लेकिन आगे के कुछ शासक और आएंगे जिनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। इसने स्थापना की है 551 ईस्वी के आसपास। महत्वपूर्ण कार्य मैंने बता दिया, कौन सी झील का निर्माण, देखे सांबर झील का निर्माण। इसकी राजधानी है छत्रपुर नागौर, है ना, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, वासुदेव चौहान के बाद में वैसे तो शासक देखो बहुत सारे आए, लेकिन इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन आया, तो ध्यान रखना उसका नाम था दुर्लभ राज। अगले शासक कौन आते हैं, तो दुर्लभ राज, दुर्लभ राज चौहान। सबसे महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं अपन, है ना, वासुदेव चौहान के बाद में। क्यों महत्वपूर्ण रहे, तो भाई ध्यान रखना इनकी कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, गुर्जर प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, अधीन थे, अधीन थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे, बताओ, सामंत हुआ करते थे। सामंत उसे कहते हैं जो किसी
राजा के क्या हो, अधीन हो। ऐसा राजा जो दूसरा राजा के अधीन हो उसे कहते हैं सामंत। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। गुर्जर प्रतिहारों में भी किसके अधीन थे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। तो किसके अधीन थे, ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक, शासक वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे। के क्या थे, सामंत थे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष। तीन युद्धों में तीन महत्वपूर्ण ऐसे वंश आते हैं जो त्रिकोणीय संघर्ष के लिए जाने गए। एक तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश, एक पाल वंश जो आपके कहाँ का था, तो वो आपके ओडिशा के आसपास का, और एक साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश, है ना। तीनों में लड़ाई हुई थी। तीनों के संघर्ष को अपन कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। किसको लेकर के, तो एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम पहले हुआ करता था कुनु आज प्रयाग, जिसको वर्तमान में हम लोग कन्नौज कहते हैं। कन्नौज है ना, काफी उपजाऊ मैदान क्षेत्र है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है ना। तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राम गंगा नदी और गंगा नदी का क्या होता है, तो मिलन होता है। तो ये ध्यान रखना। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोम प्रयाग, गणेश प्रयाग, नहीं ऐसे करके बहुत सारे प्रयाग हुआ करते थे। और एक तो सबसे खतरनाक प्रयाग है प्रयागराज, है ना, जिसको बीच में कुछ दिनों तक इलाहाबाद के नाम से भी जाना गया था, जहाँ पर तो एक नहीं बल्कि तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और सभी प्रयागों का पानी वहां जा करके रुकता तो नहीं है, आगे निकल जाता है, लेकिन मिलता है वहां पर। इसलिए प्रयागों का राजा किसे कहते हैं, तो वो प्रयागराज को। तो वो अलग बात है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सामंत हुआ करते थे किसके, देखे तो वत्सराज के। तो भाई ध्यान रखना, फिर क्या हुआ देखें, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। इन्होंने 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 पाल वंश के शासक, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल, धर्मपाल को हराया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसने, है ना, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। महत्वपूर्ण बात आती है भाई, है ना, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। यहां लिख दूं मैं, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। अब तक हमने, है ना, दो शासकों के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया। वासुदेव चौहान के बारे में अभी मैंने पूरी डिटेल की थी, इसके बारे में नहीं। अगला कौन हम डिटेल कर चुके हैं, बताओ, दुर्लभराज। 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें, ज्यादा है ही नहीं है। गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे, मतलब सामंत थे। अब पहली बार अभी आपको ऐसे शब्द देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैंने अधीन लिख दिया, नहीं मैं सीधा लिख सकता था यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है किसी के अधीन होना। तो आप लोग अभी सीखते जाओ, क्योंकि अभी इतिहास का मैं शुरुआती लेक्चर ही कर रहा हूँ, इसलिए कुछ शब्द मेरे को जानबूझ के लिखने पड़ेंगे, है ना, ऐसे ध्यान रखना। और कौन से गुर्जर प्रतिहार के अधीन हुआ करते थे, किसके सामंत हुआ करते थे, तो ध्यान रखना इसमें वत्सराज। वैसे गुर्जर प्रतिहारों में खतरनाक शासक हुए जैसे नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। एक हुए थे मिहिर भोज। कौन हुए थे, मिहिर भोज। आजकल अलग अलग जातियों का चल रहा है, तो गांव देहात में जा करके बोर्ड लगा देते हैं प्रत्येक जाति के लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ जातिवाद तो खैर चल ही रहा है, वर्तमान में राजस्थान में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ध्यान ध्यान रखना आप लोग। वासुदेव चौहान के बाद में क्या पढ़ लिया हमने, दुर्लभराज चौहान। अच्छा, ये बात थोड़ी सी आप एक और ध्यान रखना कि इन्होंने, है ना, त्रिकोणीय संघर्ष में क्या ले लिया था, देखें, भाग ले लिया था। ठीक है जी, इस तरीके से। अब चलो, आज का समय तो अब हो ही गया लगभग। थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट मार दूं, बताओ, हैं, थोड़ा सा एक बार रिपीट देख लेते हैं। आपने उतार तो लिया होगा ना सारा ये पूरा, ठीक है ना, क्योंकि आप उतार लिया करो, क्योंकि क्लास फिर क्या है, ये सेव रहती नहीं है। और कोशिश क्या करो कि घर जाने के बाद में देखो, यहाँ पर आपने पढ़ ही लिया है, ऑफलाइन हो गया अपना तो, और जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आप लोग इस क्लास को यदि दोबारा देखते हो ना, प्ले करके,
तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 2-3 बार, एक बार तो यहाँ पढ़ लिए, 2-3 बार घर देख लिए तो फिर वो ठीक हो जाएगा ना। अभी तो नहीं, लेकिन जब आप लोग रीड दोगे तो इसका एहसास होगा आप लोगों को, तो परिपक्व रहोगे, तैयार रहोगे एकदम। क्या पढ़ रहे थे हम? चौहान राजवंश पढ़ रहे थे। आज की हमारी क्लास यहाँ से शुरू थी। दोस्तों रिपीट देखते हैं एक बार थोड़ा सा। जांगल प्रदेश मूल स्थान है भैया, थोड़ा बातें नहीं करेंगे। बीकानेर से लेकर के जयपुर तक का क्षेत्र, पुष्कर यानी कि अजमेर का क्षेत्र, सपाद लक्ष्य जो मैं कल से कह रहा हूं इसके बारे में, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र यानी कि सांबर के चारों ओर का क्षेत्र है ना। अर्थ क्या था? 1.25 लाख गांवों का समूह है ना। चौहानों का सर्वमान्य मत ये अनंत गोचर में थोड़ा नया शब्द है, जयपुर से लेकर के सीकर तक का ये क्षेत्र है ना, अनंत गोचर। इसके बाद में अगला, ये अरसनाथ का शिलालेख जो है 973 ईस्वी का है, और कहां से मिला है? तो सीकर से। अनंत गोचर प्रदेश कहां पर? जयपुर से लेकर के सीकर तक का ना। मूल निवास के बताने वाले ये हैं पृथ्वीराज विजय। अरसनाथ का शिलालेख, लाडुणु का लेख, लाडुणु नागौर, और बिजोलिया का शिलालेख तो मैंने कल भी बताया था, सांबर है ना। इसके बाद में आगे चलो, अगला है पुष्कर प्रदेश के आसपास निवास होने का तो 2 महत्वपूर्ण जानकारी है, हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र। और चौहान राजवंश की फिर हम यहाँ पर शाखाएं पढ़ रहे थे। सबसे पहली शाखा है शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान है ना, इनको सांबर के चौहान भी कह सकते हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमुख क्या है बताओ? इसकी शाखा है। अच्छा, इसको मूल शाखा भी कह सकते हैं या इसको प्रारंभिक शाखा भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, प्रारंभिक शाखा भी यही है। अगला है ये वाले शाकंभरी, लाट के चौहान, नाडोल, जाबलीपुर नहीं, आपके धवलपुरी, सिरोही, सिवाना, रणस्तंभपुर, हाड़ौती, हाड़ौती में 2 है, बूंदी और कोटा। इसके अलावा अजमेर। अगला है वासुदेव चौहान, पूरा विस्तृत मैटर था इसका। चौहान वंश या चाहमान वंश के संस्थापक, चौहानों के आदि पुरुष या मूल पुरुष। समय यानी कब इन्होंने स्थापना किया? 551 ईस्वी में सांबर झील के आसपास इन्होंने स्थापना कर दी है। और जानकारी मिल रही है हमको बिजोलिया के शिलालेख जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, 1170 का है। भाषा कौन सी है? इसकी संस्कृत भाषा है, और इनको विप्र यानी कि ब्राह्मण बताया गया है। कौन से गोत्र का? तो वत्स गोत्र का। वासुदेव चौहान के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी और है, 551 में यानी कि सांबर झील के आसपास, और ये जानकारी जो बिजोलिया से हमने ली है। अच्छा जी, सांबर झील जयपुर के आसपास खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? ये झील है। इसके बाद में ध्यान रखना आप लोग, ये मैंने शाखाएं बताई थी। चौहान वंश की प्रारंभिक शाखा शाकंभरी 551, फिर लेके गए हम नाडोल 960, लक्ष्मण चौहान, अजमेर के चौहान 1113, और ध्यान रखना रणस्तंभपुर रणथंभौर के चौहान 1194। हालांकि यहाँ पर है ना शासक का नाम है गोविंदराज, ध्यान रखना यहाँ पर है गोविंदराज, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। शासक कौन आएगा यहाँ पर? गोविंदराज। इसके बाद में आगे, ये तो आपको मैंने स्थान बताया था, ये और बताई थी शाखाएं। नाडोल के चौहान 960 में, लेकिन अगला है ध्यान रखना जालोर 1181, फिर सिरोही 1311, लुम्बा चौहान। इधर को फिर 2 प्रकार की शाखाएं, सिवाना, हाड़ौती, हाड़ौती में सबसे पहले बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, इस तरीके से। अगला बिंदु ध्यान रखना, ये वासुदेव चौहान के तुरंत बाद में दुर्लभराज चौहान, और ये छोटी छोटी बातें जो हमने कंप्लीट की थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चौहान वंश की पहली क्लास है ना, पहली नहीं दूसरी है, कल उत्पत्ति किया था, आज हमने ये राजवंश को आगे बढ़ा लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बाद बाकी क्लास को लाइक करना है ना, और दोस्तों के साथ में क्या करना है, इसको शेयर करना है। धन्यवाद भाई।